Hi students, today we start with the revision of next question answers of the sample paper. So we start with the question number 7. Out of 0.1 molar aqueous solution of glucose and 0.1 molar aqueous solution of potassium chloride, which one will have higher boiling point and why? कहता है हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक है हमारे पास 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज का, दूसरा 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन पोटाशियम क्लोराइड का। हमें बताना है कि इन दोनों में से किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा एंड क्यों आएगा। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कहता जो 0.1 मोलर पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज कहता जो पोटाशियम क्लोराइड है ये पानी के अंदर डिसोसिएट होकर क्या देता है, दो आयन देता है, दैट इज़ पोटाशियम आयन एंड क्लोराइड आयन देता है। जबकि कहता जो ग्लूकोज है ये डिसोसिएट नहीं होता, जिसके कारण कहता जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर होंगे 0.1 मोलर पोटाशियम क्लोराइड के अंदर एज कंपेरिजन टू 0.1 मोलर ग्लूकोज के, जिसके कारण कहता जो 0.1 मोलर पोटाशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है उसका क्या आएगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट आएगा। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन दे रखी है, उसको हमने कंप्लीट करना है एंड उसको बैलेंस करके लिखना है। फर्स्ट इज कार्बन की रिएक्शन शो करवाई है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज जीनोन डाइफ्लोराइड जब रिएक्शन शो करेगा फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, अडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ये वाला अडक्ट बनेगा। नेक्स्ट इज राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें यहाँ पे फॉलोइंग रिएक्शन गिवन दे रखी है, उसमें हमने लिखना है कि कौन सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट इज फ्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद वाटर। कहता है जब फ्लोरीन गैस की रिएक्शन शो करवाएंगे वाटर के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलता है एंड साथ में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज फॉस्फीन गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब कहता है जो फॉस्फीन गैस है ये एब्जॉर्ब होगी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पे फॉस्फीन का फार्मूला क्या है, PH3 उसका फार्मूला होता है एंड इसकी रिएक्शन शो करवाई है कॉपर सल्फेट के साथ, उस दौरान क्यूप्रिक फॉस्फाइड मिलता है एंड साथ में सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमें यहाँ पे फॉलोइंग कंपाउंड दे रखे हैं, इनका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि हम इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसके स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट इज अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन दे रखी है, इसका हमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। कहता है जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन है वो प्रेफर नहीं करते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए। इसका रीज़न क्या होता है, कहता इसको हम क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज कहता जो अराइल हैलाइड है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं थैलामाइड के साथ। यही हमारे पास रीज़न होता है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस को हम प्रेफर नहीं करते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राइमरी अमाइन यील्ड प्रोडक्ट सॉल्युबल इन एल्कली वेयर सेकेंडरी अमाइन यील्ड प्रोडक्ट इनसॉल्युबल इन एल्कली। जब कहता हम रिएक्शन शो करवाते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की प्राइमरी अमाइन के साथ, उस दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो उस एल्कली के अंदर सॉल्युबल होता है। जबकि कहता जब हम रिएक्शन शो कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की सेकेंडरी अमाइन के साथ, उस दौरान जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो एल्कली के अंदर इनसॉल्युबल होता है, उसके अंदर जाके डिजॉल्व नहीं होता है। उसका हमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। कहता उस दौरान प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, सल्फोना अमाइड की फॉर्मेशन होगी जब हम रिएक्शन शो कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अमाइंस के साथ। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो कर रखी है, दैट इज़ फर्स्ट कहता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन शो कर रखी है प्राइमरी अमाइन के साथ। उस दौरान कहता है जो सल्फोना अमाइड मिलता है उसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स ये किस तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। एज ये क्या होगा, एल्कली के अंदर सॉल्युबल होगा। ऑन दी अदर हैंड जब कहता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन शो करवाते हैं सेकेंडरी अमाइन के साथ, उस दौरान जो सल्फोनामाइड बनता है उसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण ये एसिडिक नेचर की तरह बिहेव नहीं करता। एज रिजल्ट कहता ये एल्कली के अंदर क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, उसके अंदर जाके डिजॉल्व नहीं होता है।
नेक्स्ट इज राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है, उसमें हमें बताना है कि ए एंड बी कंपाउंड कौन सा आएगा। फर्स्ट हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है कि जब हम एनिलीन की रिएक्शन शो करवाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उस दौरान कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। फर्दर कहता है जब उसको हम हीट करेंगे 453 केल्विन से 473 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, एंड जो बी प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा। फर्स्ट क्या था, जब एलिनिन की रिएक्शन शो करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उस दौरान ये वाले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। कहता उसके बाद फर्दर जब हम इसको हीट करेंगे ये रीअरेंजमेंट को शो करेगा, दैट इज़ कहता जो सल्फोनिक ग्रुप है ये रीअरेंज हो जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारे पास, जो सल्फोनिक ग्रुप है ये पैरा पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। या फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा एंड SO3 नेगेटिव पीछे बचेगा। नेक्स्ट इज कहता जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर CONH2 ग्रुप है, फर्दर उसकी रिएक्शन शो करवाती है ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेस में। ये कौन सी रिएक्शन होती है बच्चे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलता है, एनिलीन की फॉर्मेशन होती है। फर्दर कहता है जब हम एनिलीन की रिएक्शन शो करवाएंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ बेस पीरियडिन की प्रेस में, उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से NH2 है, NH2 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जैसे एसिड एनहाइड्राइड को यहाँ पे ओपन अप करके लिख लेंगे, दैट इज CH3CO एंड दोनों के सेंटर में एक ऑक्सीजन कॉमन होता है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वो इस ग्रुप के साथ मिलकर क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा। दैट इज बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। एंड ये वाला जो ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप जाके NH ग्रुप के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एज अल्ट ये वाला बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन दी सेल। कहता है सेल के अंदर ये वाली रिएक्शन है वो हो रही है, दैट इज जिंक की रिएक्शन शो हो रही है सिल्वर ऑक्साइड के साथ वाटर की प्रेस में। उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलता है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन मिलते हैं, साथ में सिल्वर मिलता है एंड साथ में OH नेगेटिव आयन का एक्वस सोल्यूशन मिलता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा R G0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन के लिए। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू है वो जिंक एंड सिल्वर के लिए गिवन दे रखी है एंड साथ में 1 फैराडे गिवन दे रखा है, किसके इक्वल होता है 96500 कॉलम पर मोल के इक्वल होता है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज E0 सेल किसके इक्वल होती है, E कैथोड माइनस E एनोड के इक्वल होती है। यहाँ पे कैथोड वाला सेल कौन सा है, सिल्वर वाला, एंड एनोड वाला कौन सा है, जिंक वाला। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज हमें गिवन दे रखी हैं, इसको पुट करेंगे E0 सेल की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी 1.56 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। फर्दर हमें डेल्टा G0 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डेल्टा G0 किसके इक्वल होता है, -NF सेल के इक्वल होता है। कहता है ये जो रिएक्शन है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। F 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96500 के इक्वल होता है। एंड हमने E0 सेल की वैल्यू को ऊपर सॉल्व कर लिया, दैट इज 1.56 वोल्ट। यहाँ पे ये वैल्यूज को पुट करेंगे एंड डेल्टा G0 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी -301.080 किलो जॉल पर मोल के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू डिटर्मिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कहता आप कैसे डिटर्मिन करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा नॉट m की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एज अ इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं लैम्डा m वर्सेस कंसंट्रेशन की स्क्वायर रूट के। कहता ऑन दी अदर हैंड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोलरॉश लॉ से फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज उस दौरान जो ग्राफ है उसको चाहे जितना मर्जी एक्सट्रापोलेट कर ले वो हमारे पास लैम्डा m वाली लाइन को कट नहीं करता किसी भी पॉइंट के ऊपर, जिसके कारण कहता हम ग्राफ से तो उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट कोलरॉश लॉ से हम लैम्डा नॉट m की वैल्यू है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।